आज हम शुरुआत करते हैं। जो कल हमारी चर्चा चल रही थी उसी बात को हम आगे लेकर चलेंगे। आपने सभी ने अपनी अपनी कुंडली बना लेनी है और जो आपकी अपनी कुंडली है उस कुंडली को मेष लगन के हिसाब से बनाना है। मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं। एक ब्लैंक कुंडली बनाइए आप और उसमें आपने जहां पर लगन लिखा होता है यहाँ पे शुरुआत करना है। मेष राशि पहला खाना है, ये फर्स्ट हाउस है और फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा जाएगा। ये सेकंड हाउस है या नंबर 2 आएगा या नंबर 3 आएगा, नंबर 4 है, ये नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12। ये कुंडली के अंदर 12 भाव हैं और लाल किताब की भाषा की बात करें तो 12 खाने हैं। खाना कह दो, भाव कह दो, हाउस कह दो, ये एक ही बात होती है। तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना आप लोग। पुस्तकों में इसे अलग अलग नाम जरूर दिया हुआ है पर कंफ्यूजन नहीं पाल। इस पूरे ब्रह्मांड को 12 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 12 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक प्रकार से इस संसार में जो भी चीजें आप देखते हैं, सजीव या निर्जीव, उन सभी को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और हर पार्ट को एक इन्होंने हर पार्ट्स को एक राशि मिल गई। हमारा पूरा का पूरा जो जीवन चक्र है, यानी कि जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक, उसको पूरे के पूरे 12 भागों में बांट दिया गया और 12 भागों में जो जीवन चक्र बांटा गया उन्हें राशियों के द्वारा डिवाइड कर दिया गया है। और इन्हीं राशियों की कल हम लोगों ने बात की थी, पर कुछ स्टूडेंट्स को शायद समझ में नहीं आए, तो इसलिए इसको हम दोबारा से थोड़ा सा लेके चलेंगे। कल मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था कि जो राशियां हैं हमारी, जो नंबर्स आपके खानों में दिए हुए हैं, ये आपके कर्मों को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उन कर्मों का रिकॉर्डर, उनकी रिकॉर्डिंग इन राशियों के पास में है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडली में देखेंगे और अपनी कुंडली में क्या देखेंगे कि जहां पर पहला भाव है, पहले भाव में
आपने ये समझना है कि यहाँ पर नंबर 1 राशि है मेष राशि। मेष राशि का काम है वो कर्मा रिकॉर्ड करना जो शारीरिक सुख और दुख को डिसाइड करता है, साथ में आपके दिमाग की कैपेसिटी को डिसाइड करता है। ये जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे लिखते जाना, नोट कर लीजिएगा, आगे बहुत काम आएगा प्रेडिक्शन करते समय। तो मेष राशि का क्या काम हो गया? मेष राशि ने वो कर्म रिकॉर्ड कर रखे हैं आपके जो शारीरिक सुख और दुख से रिलेटेड है, तथा आपका दिमाग कैसा काम करेगा, कैसा काम नहीं करेगा, मस्तिष्क संबंधी जो विकार, मस्तिष्क संबंधी जो परेशानियां हमें जीवन में प्राप्त होती हैं, मेष राशि के डिस्टर्ब होने पर ही होती हैं। दूसरी राशि का काम है आपको, जिसका नाम है वृष राशि। वृष माने बैल, बैल वाली राशि। ये राशि आपको बताती है धन संबंधी ज्ञान, कि आप में पूर्व जन्म में कितना ज्ञान ग्रहण किया था धन कमाने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, धन कमाने का ज्ञान। आप देखते होंगे कुछ सेल्समैन बहुत छोटी उम्र से ही बड़े उम्दा बोलते हैं और बेचने में कामयाब हो जाते हैं, और बड़े लोगों को उम्र हो जाने पर भी अपनी बात कहने की, हाँ, तो इस किसी तरीके की चीजों को चीजें कन्विंस करने की, उनमें वो समझ डेवलप नहीं होती। तो ये हमारी वृष राशि बता रही है। वृष राशि आपके बोलचाल की बात को भी कह रही है। वैसे तो इन राशियों के बहुत डेप्थफुल मायने हैं, और ये जो मैं मायने बता रहा हूं ये केवल लाल किताब के संदर्भ में बता रहा हूं। अगर आप वैदिक ज्योतिष पढ़ रहे होते तो इसके और अलग आयाम खुलते। अब है मिथुन राशि। मिथुन का तात्पर्य है दो, युगम, कपल। मिथुन का मतलब एक स्त्री है और एक पुरुष है, और जिसमें पुरुष है, पुरुष बड़ा शक्तिशाली है मिथुन राशि में जो है पुरुष, और वो गदा लिए हुए है हनुमान जी की तरह, और एक स्त्री है वहां पर। दोनों के मेल से मिली राशि बनी राशि मिथुन। इसका काम है कम्युनिकेट करना, अपने बंधु बांधव। हमने पूर्व जन्म में अपने भाइयों के साथ, सहचरों के साथ, सहोदरों के साथ, अपने कुलीग के साथ कैसा व्यवहार किया था, तथा हमने लोगों को कम्युनिकेशंस के माध्यम से गुमराह तो नहीं किया, लोगों को गलत सूचनाएं नहीं दी, झूठ बोल करके, गलत सूचना दे करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया। ये सब कर्माज आपके मिथुन राशि में रिकॉर्ड है। तथा आपको किसी भी परेशानी से जूझने का दिमाग वो मिथुन राशि से आएगा। अगर आप किसी को हराना चाहते हैं, आप किसी से आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, उस अचीव करने के लिए जो आप बार बार प्रयास करते हैं,
वो प्रयास किस तरह से करते हैं, ये मिथुन राशि ही बताती है। कर्क राशि, कर्क राशि बड़ी विशेष राशि है। यही लाल किताब में वो राशि है जो पूरी लाल किताब में लास्ट तक आपके मन की कहानी कहती है। यानी कि मन में किस तरह के विचार उठते हैं, किस तरह की लहरें उठती हैं, किस तरह की तरंगे उठती हैं, ये आपकी कर्क राशि बताती है। यानी कि भावनाएं, भावनात्मक संबंध। आपने पूर्व जन्म में अपनी मां के साथ कैसा व्यवहार किया है? कहीं मानसिक हिंसा तो नहीं कर दी? आप में से कुछ लोग कहेंगे मानसिक हिंसा क्या होती है? मानसिक हिंसा होती है किसी को हम ऐसे शब्द प्रयोग कर दें जिससे उस व्यक्ति का अपमान हो जाए, उसे बुरा लग जाए, इमोशनली वो व्यक्ति हर्ट हो जाए, चाहे शब्दों के द्वारा, चाहे कर्मों के द्वारा। किसी को अगर हम मानसिक कष्ट देते हैं तो एक प्रकार से ये सब कर्क राशि में रजिस्टर हो रहा है। ये बेसिक ज्योतिष के लिए भी जरूरी है और जो पुराने जानकार हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंह राशि, सिंह राशि बड़ी लॉयल और रॉयल राशि है। लॉयल्टी एंड रॉयल्टी। क्या आप पूर्व जन्म में लॉयल रहे हैं? क्या आप पूर्व जन्म में अपनी बातों पर स्थिर रहे हैं? आपने जो प्रॉमिस सामने वाले को कर दिया, क्या उस प्रॉमिस पर खरा उतरते हैं? ये सब बातें सिंह राशि ही बता रही है। सिंह राशि ये भी बताती है आप लोगों की पालना करते हो कि नहीं करते हो, लोगों के कल्याण के लिए कुछ अच्छे कर्म करते हो कि नहीं करते हो। इसी तरह से कन्या राशि, कन्या राशि विश्लेषण के लिए बड़ी ही अद्भुत राशि है। ये प्योरिटी की डिमांड करती है। कन्या राशि में लोगों को दी गई दुख और तकलीफें सब शामिल होती हैं। तुला राशि जो कि रिलेशनशिप की राशि है। जिन लोगों का रिलेशनशिप खराब होता है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तुला राशि को ध्यान से देखना, समस्या वहां जरूर मिलेगी। वृश्चिक राशि, ये वृश्चिक राशि छिपी हुई राशि है, अंधकार वाली राशि है। जो भी कार्य हम छिप कर के करते हैं या ऐसे कार्य जिनको समाज अच्छा नहीं समझता या ऐसे कार्य जिनको हम बताना अच्छा नहीं समझते, गुप्त रूप से किए गए नकारात्मक कार्य और अच्छे कार्य भी वृश्चिक राशि के अंदर रिकॉर्ड हैं। फिर चलते हैं धनु राशि पर। ये जो धनु राशि है ये बड़े ही ज्ञान की राशि है। यहीं से ज्ञान उपजता है। ये वो राशि है जो हमें अध्ययनशील बनाती है, पुस्तकों का प्रेमी बनाती है, विद्यालय का प्रेमी बनाती है, यूनिवर्सिटियों में जाने का मार्ग बताती है, वेदांग सीखने का मार्ग बताती है। ये धनु राशि अद्भुत है।
गुरु के लिए किया गया गलत व्यवहार, गुरु के प्रति किया गया अपमान, ज्ञानी और विद्वान पुरुष का अपमान, किताबों का अपमान, ग्रंथों का अपमान, धर्म का अपमान, ये जितने भी तरह के ये कर्म हैं, ये धनु राशि रजिस्टर करने का काम करती है। मकर राशि, जिसे मगरमच्छ की राशि कहा गया है, यही है वो राशि जो आपके कर्मों को रजिस्टर करती है। कोई भी कर्म करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, अब वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, तो वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग आपकी मकर राशि में पड़ा हुआ है। कुंभ राशि, जिसे घड़े की राशि भी कहा गया है, लोटा एक बर्तन जिसमें कुछ भी डाल दो सब छुप जाता है, कुछ नहीं दिखाता, सब कुछ समा लेता है। कुंभ राशि में विद्यमान पूर्व जन्म के कर्म फल जल्दी से दिखाई नहीं देते, पता नहीं चलते। जो भी लालच में फंस करके किया गया कर्म, लालच में फंस के किए गए पाप कर्म कुंभ राशि में रजिस्टर हो जाते हैं। मीन राशि, यह वह राशि है जो दो भागों में बटी हुई है, अच्छा और बुरा। आधे 50% इसमें अच्छे कर्म हैं और 50% बुरे कर्म हैं मीन राशि में। यानी कि पूरी कुंडली के एक भाव से लेकर के 11 भाव तक 50% अच्छे कर्म और 50% एक से लेकर के 11 तक बुरे कर्म रजिस्टर हो जाते हैं 50-50। वो है मीन राशि। अब आज हम सीखेंगे इन राशियों के स्वामी ग्रहों के बारे में और कैसे हम इनका उपयोग अपनी कुंडली में करते हैं। तो मैं फिर से आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूं। इन राशियों को लिख लेना है और उन राशियों के हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है। जैसे आपने देखा मेष राशि, फर्स्ट राशि, जहां पे नंबर 1 लिखा हुआ है। आप भी अपनी कुंडली को मेष राशि की कुंडली बना लीजिए। जो आपको स्क्रीन में कुंडली दिखाई दे रही है वही कुंडली आपने बनानी है। मेष राशि, जिसे नंबर 1 की राशि कहा जाता है, इसका स्वामी ग्रह मंगल होता है। मंगल। वृष, नंबर 2 राशि, इसके स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। मिथुन, नंबर 3 राशि, इसके स्वामी बुध ग्रह होते हैं। कर्क, नंबर 4, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। सिंह, नंबर 5, इसके स्वामी सूर्य होते हैं। कन्या, नंबर 6, इसके स्वामी बुध होते हैं। तुला, नंबर 7,
इसके स्वामी शुक्र हैं। वृश्चिक नंबर 8 मंगल। धनु नंबर 9 गुरु। मकर नंबर 10 शनि। कुंभ नंबर 11 फिर से शनि। और मीन नंबर 12 गुरु। ये राशियां आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर आपको बड़े काम की बातें बताई जाएंगी। मैं जानता हूं 95% से ज्यादा लोगों को ये पता है, फिर भी जो लोग नोट करना चाहते हैं कर लीजिए। अब हम आएंगे, ये 12 राशियां पता चल गई, 12 राशियों के स्वामी पता लग गए आप लोगों को। अब आते हैं लाल किताब इनके बारे में कैसे समझती है। कुंडली में जो 12 भाव हैं उनको लाल किताब कैसे देखती है। मैं फिर से एक बार कुंडली बना रहा हूं। कुंडली का पहला भाव, कुंडली का चौथा भाव, कुंडली का 7वां भाव, कुंडली का 10वां भाव। इन्हें बंद मुट्ठी के खाने कहा गया है। यह है बंद मुट्ठी के खाने। 1 4 7 10। जब भी हम इस संसार में आते हैं, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी दोनों मुट्ठियां बंद होती हैं, और ये बंद मुट्ठियों के बारे में कहा जाता है पूर्व जन्म से लाया गया खजाना इन मुट्ठियों में बंद है। ये याद करने लायक चीजें हैं, प्रेडिक्शन करते समय बड़ी काम आएंगी। कि पूर्व जन्म में अपने पुण्यों के कारण जो उसने खजाना कमाया हुआ है, वो खजाना है बंद मुट्ठियों में। ये मुट्ठियां बंद कैसे होती हैं? 4 उंगलियां आपकी और एक अंगूठा, ऐसे ये बंद हो जाती है। कुंडली में जो 12 भाव हैं उसमें पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, इन्हें बंद मुट्ठी के खाने कहा गया है। अर्थात इन 4 भावों में ही व्यक्ति पूर्व जन्म से जो खजाने कमा करके लेकर के आया है वो इन 4 भावों से ही देख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? ये जो 4 खाने हैं, 1 4 7 10, ये व्यक्ति के जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने ये स्ट्रांग होंगे, उतना ही वह ज्यादा व्यक्ति अमीर होगा, रुपए पैसे वाला होगा, ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? अब 1 4 7 10 को ऐसे मत समझ, जब भी अपने 1 4 7 10 देखो और जो भी ग्रह 1 4 7 10 में बैठा है तो समझ लेना इस ग्रह का कनेक्शन आपके खजाने से है। आपका कनेक्शन, उस ग्रह का कनेक्शन खजाने के साथ है। अब कुंडली में चलते हैं 9वें भाव पर। कुंडली का 9वां भाव कुंडली का मरकज कहलाता है, 9th हाउस।
मरकज एक उर्दू का शब्द है, एक प्रकार से केंद्र बिंदु समझ लो। इसका ये मतलब है लाल किताब की शुरुआत आना नंबर 9 से होती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। हम वैदिक ज्योतिष में जब किताब शुरुआत करते हैं, वैदिक ज्योतिष में तो पहले भाव से शुरुआत करते हैं, पर लाल किताब 9th हाउस से स्टार्ट होती है। इसलिए 9th हाउस को ब्रह्म स्थान कहा गया है, केंद्र स्थान कहा गया है, या ये मान लें कि सबसे ऊंचा स्थान कहा गया है। शुरुआत यहीं से होगी। यही कारण है जो भी आप कोई भी लाल किताब खरीदेंगे, तो जब ग्रहों के बारे में लाल किताब बताना शुरू करेगी, तो सबसे पहला जो ग्रह होगा वो बृहस्पति होगा। जबकि वैदिक ज्योतिष की कोई भी किताब आप खरीदोगे, जब वहां पर ग्रहों को डिस्क्राइब करने की बात आएगी, तो पहला ग्रह सूर्य होगा। तो लाल किताब में पहला ग्रह सूर्य नहीं होगा, पहला ग्रह बृहस्पति होगा, गुरु होगा। तो नवम भाव आपकी कुंडली का मरकज है, यही वह भाव है जो बताता है आपको इस संसार में आने के बाद आपको कितना उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त होगा। नॉलेज गेन करोगे, पर नवम भाव बता रहा है कितना उच्च कोटि का, हाउ मच, कितना बड़ा लेवल का, कितना गूढ़ लेवल का ज्ञान। और आपको जिंदगी में गुरु कितने उच्च स्तर का मिलेगा। आपकी जिंदगी में आपका गुरु उच्च कोटि की शिक्षा, उच्च कोटि का ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, वेदांग का ज्ञान ही डिसाइड करेगा कि आप कितने किस्मत वाले हैं। लाल किताब कहती है कि सदा बुद्धि और किस्मत की लड़ाई होती रहती है। तो सबसे पहले ही लिखा हुआ है उसमें, सदा बुद्धि और किस्मत की आपस में लड़ाई होती रहती है। और हमारा भी जीवन गुजर जाता है यही सोचने में कि बुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस्मत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लगता है यार बुद्धि ज्यादा जरूरी है, कभी लगता है किस्मत ज्यादा जरूरी है। इस लड़ाई को लाल किताब ने कहा है बुध और बृहस्पति की लड़ाई। बुध यानी बुद्धि, किस्मत यानी गुरु। बड़े आसान आसान शब्दों के माध्यम से लाल किताब सिखा रहा हूं आपको। अब जैसे गुरु समझ में आए, कहीं लिखा आ जाए, आपने अपनी कुंडली में भी देखना ऐसे ही है। कहीं गुरु बैठा है तो समझो किस्मत बैठी है आपकी, वही डिसाइड कर रहा है किस्मत कैसे। किस्मत का कई बार आदमी ये सोचे किस्मत मानो किसको, किस्मत किसे माने। साधारण आदमी के शब्दों में किस्मत है कम मेहनत करके ज्यादा मिल जाए, बिना मेहनत करके बहुत कुछ मिल जाए। आम आदमी उसे किस्मत मानता है। लकी कौन है? लकी हम लक उसे ही मानते हैं जब मेहनत ना करनी पड़े और मिल बहुत ज्यादा जाए। यानी कि स्मूथनेस इन योर लाइफ।
अब आप कहेंगे जी क्या मिल जाए? ईच एंड एवरीथिंग। हर मनुष्य चाहता है कि मुझे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। तो बेसिक चीजें क्या मिलनी चाहिए? पहला सुख निरोगी काया, यानी आपका प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपके शरीर में रोग है तो आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो, आप अपने आप को लकी नहीं मानेंगे। अब किसी आदमी को कह दिया जाए तेरी दोनों किडनी फेल हो गई, फिर उसे बताया जाए देख तेरे पास मर्सिडीज भी है, तेरे पास 1000 गज की कोठी भी है, तेरे पास ये भी है, नौकर भी है, चाकर भी है ना, तुम किस्मत वाले बहुत हो। है फिर देखो कितना गुस्सा आएगा उसको, वो मानेगा अपने आप को किस्मत वाला? वो कहेगा यार इधर तो दिन गिने जा रहे हैं, तुम किस्मत की बात कर रहे हो, मैं तो बहुत ही बैड लक है मेरा तो, कि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। कोई भी ऐसा रोग जिसमें मृत्यु होने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। अब शरीर में ऐसा कोई रोग हो जाओ या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की अक्षमता आ जाए तो व्यक्ति अपने आप को लकी नहीं मानता। पहला सुख निरोगी काया, पहला भाव, फर्स्ट हाउस आपका डिसाइड कर देता है। दूजा सुख पास में हो माया, सेकंड हाउस। आदमी कहता ठीक है अब शरीर अच्छा हो गया तो धन भी चाहिए। तीजा सुख सुलक्षणा हो नार, यानी पत्नी ऐसी मिले जो सुलक्षणा हो, सुलक्षणा जिसके लक्षण अच्छे हो, जो लॉयल हो। और लड़की के लिए पति ऐसा मिले। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकार, यानी संतान ऐसी होनी चाहिए जो आज्ञाकारी होनी चाहिए। पांचवा सुख जग में हो जय जयकार, इंसान कहता है भाई देखो मेरा मान सम्मान भी होना चाहिए, इज्जत भी मेरी पूरी होनी चाहिए, मैं जहां पर भी जाऊं वहां पर जय जयकार होनी चाहिए। तो ये पांच सुख अगर जिसके पास हैं तो अब उसको कोई अगर थर्ड आदमी देख रहा तो क्या कहेगा, तू यू आर सो लकी पर्सन। शरीर तेरा ठीक है, पैसा तेरे पास है, पत्नी तेरी बहुत अच्छी है, बच्चा जो तेरा है वो तेरा बहुत अच्छा है, तुम्हारी बात सुनता है और तुम्हारा यश मान सम्मान भी है। दैट्स मीन यू आर ए लकी पर्सन। इन लकी पर्सन होने में ये नवम भाव का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए नाइन्थ हाउस को लाल किताब ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अब ये तो थी कुंडली की अच्छी अच्छी बातें। अब कुंडली में कहा गया कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो भाई अच्छे नहीं है। वो कौन कौन से हैं? तो कुंडली का छठा भाव, कुंडली का छठे भाव को लिखा गया है पाताल लोक। इसे कई जगह लिखा गया है कुआं, कई जगह लिखा है खड्डा, गहराई। छठा भाव पाताल लोक है, कुंडली का खड्डा है। अर्थात इस भाव में जो गिर जाएगा वो फंस जाएगा। देखो कितना आसान तरीके से बताया, जो भी इस भाव में गिर जाएगा वही फंस जाएगा। यानी जो भी ग्रह छठे भाव में आ जाएगा उसको ऐसे समझना है वो कहाँ चला गया, कुएं में, खड्डे में।
इसलिए वैदिक ज्योतिष में तो इसे कहा गया दुस्थान, दुखों का स्थान। लाल किताब कहती है पाताल लोक है ये। इसका मतलब है कि जो ग्रह छठे भाव में आ जाता है वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन खुल करके नहीं कर सकता। जैसे खड्डे में गिरने के बाद आदमी दिखाई देना बंद हो जाता है, ऐसे ही उस ग्रह से मिलने वाले अच्छे गुण, उस ग्रह से मिलने वाली अच्छी चीजें हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। होती तो हैं, ऐसा नहीं कि होती नहीं है, होती हैं, पर वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। वो टैलेंट हिडन टैलेंट होता है। तो अक्सर लाल किताब कहती है कि भाई छठे भाव में कोई ग्रह ना जाए तो ही अच्छा है। अष्टम भाव, कुंडली का 8वां भाव, जिसे वीराना कहा गया या शमशान भूमि। नंबर 8, वीराना, शमशान भूमि या अंधेरा कमरा। इन स्थानों में भी, अब शमशान भूमि कोई जाने का स्थान है क्या? तो मजबूरी में जाया जाता है, कोई किसी की डेथ हो जाए तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। इसी प्रकार से कुंडली का 12वां भाव, जिसे कहा गया है खुला स्थान, जंगल, खुला आसमान, यानी कि कुंडली का छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये 3 भाव ऐसे हैं कि जिनमें जब ग्रह जाता है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। तो ये मैंने भाव आज आप लोगों को बताए हैं, और राशि बताइए आपको। अब आप लोग क्वेश्चन पूछिए, भाव से रिलेटेड या राशि से संबंधित अगर किसी का कोई डाउट है तो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कल एक क्लास हुई और एक क्लास के बाद ही कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि उसी मोमेंट पे कोई चीज समझ में आ जाए। थोड़ा महीना 2 महीना आपको देखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। मैंने कल ही कहा था, ये धैर्य का विज्ञान है। मेरा ये मानना है कोई मेरे पास नहीं सीख पाया तो कहीं भी नहीं सीख पाएगा, चाहे वो कहीं चक्कर लगा। फिर वो उसको ये सोच लेना चाहिए कि वो सीख ही नहीं पाएगा, फिर उसे ज्योतिष छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि मैं बहुत आराम आराम से करवाने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत आसान लहजे में। अगर आप ज्योतिष में ये पुस्तक पढ़ोगे तो इसकी भाषा बहुत अटपटी है, समझने में दिक्कत आएगी। हामिद बैल साहब। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। वंदना जी हाथ खड़ा कर लीजिए अगर आपको अष्टम भाव पूछना है तो, और गुरुजी कैमरे मेरे पे आ जाइएगा। जो गुरुजी कैमरे पे होगा उसी का जवाब मिलेगा, कैमरे के पीछे का नहीं मैं जवाब दूंगा। जी हामिद जी। बैल साहब। जी गुरुजी मेरे को ये पूछना है, ये छठा आठवां और 12वां भाव जो आपने बताया ये ठीक नहीं माने गए, लेकिन इन भावों से में जैसे गुरु ग्रह बैठ जाए या कोई और ग्रह हम्म बैठ जाए तो यही हमारे हम्म। को अकल्ट या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, क्या ये सही है? अब अमित जी, अपन को समझना क्या है, ये चीज क्लियर करनी है। जब अपन बेसिक सीख रहे हैं तो अपने को ये समझना है, इनमें कोई भी ग्रह बैठ जाए वो अच्छा होता ही नहीं। कुछ ना कुछ कमी उस ग्रह में आ ही जाएगी। अब कई बार क, कमी वाली चीजें भी सारी बेकार थोड़ी होती हैं। जैसे सेकंड हैंड कार की भी कीमत होती है। अगर आज आप सोचे कि मुझे मर्सिडीज लेनी है पर लूंगा सेकंड हैंड कार, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको 1 लाख रुपए में मिल जाएगी। समझ रहे हो बात को? परंतु अगर नई खरीदने जाओगे, जो उसकी कीमत है उससे कम मिलेगी, देखने में वैसी ही लगेगी। ऐसे ही चाहे गुरु बैठ जाए 8वें में, चाहे शुक्र बैठ जाए 8वें में, कोई ग्रह कहीं बिठा लो, जब आप बहुत आगे ज्योतिष सीखोगे, जब आप इन चीजों का सीख जाओगे, तो आपको पता लगेगा यार ग्रह में तो कमी आई है। और वो कमी क्या आई है, वो जब आप डिटेल में ज्योतिष सीखोगे तो आपको पता लग जाएगा। बहुत सारी चीजें हम लोग जो बता रहे होते हैं वो कुछ छोटे छोटे टिप्स की टाइप में बता रहे होते हैं। अगर कोई चीज हमें अध्यात्म की तरफ ले जा रही है तो साथ में एक घटना और घट रही है। कोई भी इंसान जब अध्यात्म की तरफ जाता है तो एक घटना क्या घटती है कि उसको साथ में संसार से डिटैचमेंट भी मिल रहा है। और संसार से डिटैच कब होता है इंसान? जब उसको अपने रिश्तों में, अपने प्रेम संबंधों में सच्चाई नहीं मिलती। सही मायने में तो इंसान भक्ति जब ही करता है, सही मायने में तो आदमी जब ही सही तरीके से सन्यास की तरफ और इधर भागता है ज्ञान की तरफ। अगर व्यक्ति जन्म से ही भोग विलास में हर चीज अवेलेबल हो जाए, ये खुदा का बच्चा किसी खुदा को याद ना करे, ये ऐसी खोपड़ी बनी है इंसान, उसकी लाइफ में भगवान नाम की चीज ही नहीं मिलेगी। भगवान तो हारे का सहारा है, जब हार जाता है तो सहारा लेने के लिए पहुंच जाता है। तो बहुत डिटेलिंग है, पर अभी यही मानना है और आगे तक भी यही सूत्र रहेगा। ये नहीं कि मैं बाद में बदल दूंगा, ये नहीं साहब नहीं। 6, 8, 12 में जो भी ग्रह जाएगा उसमें कुछ कमियां जरूर आएंगी। बेशक वो कमियां वाली चीजें आपको अच्छी लगने लग जाएं, है ना। जैसे मैंने बताया, अब आप मर्सिडीज लेके चलने लग जाओ, किसी को ना बताओ कि ये सेकंड हैंड कार है, लोग तो यही सोचेंगे अमित बैल साहब मर्सिडीज में चलते हैं। अभी तो बैल साहब को पता है ना कि ये तो सेकंड हैंड है, दूसरे को नहीं पता। अब जिसका गुरु 8वें में बैठा है वही जानता है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। दूसरा तो कह रहा है यार मौज ले रहा है। अब वो जानता असली समस्या कहाँ फंस रही है मेरा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं इस संसार में। एक चीज समझ लीजिए, एवरीवन लिविंग विद द मास्किंग। हर आदमी अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाए हुए है ना। जब हम एक पार्टी में जाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं,
कोई वहां जाकर के कहता है कि यार मेरी बीवी मुझे बड़ी परेशान करती है, या कोई महिला कहती है मेरा पति मेरे को बड़ा परेशान करता है। वहां कोई डिस्कशन नहीं होता है। जब वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो क्या कराते हैं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरा सारा बहुत ध्यान रखती है, और इसके बगैर मेरी जिंदगी जो है ना जीरो है। बड़ा बड़ा चढ़ा करके आदमी मारेगा, एकदम गड़ंग मार देगा। फिर वो पार्टी खत्म हो जाती है। फिर वो बेचारा अपनी माँ के पास जाता है। माँ चेहरा देखती है उदास, बेटा क्या हुआ, बहू ने कुछ कहा क्या? अब सीन पलट गया है। अब देखो क्या क्या बताता है अपनी माँ को। रिश्ता बदल गया, सीन बदल गया। अब वो उस मास्क के साथ नहीं है, भीड़ में उसने मास्किंग लगा रखी है। ऐसे ही जब हम बाहर लोगों के सामने प्रदर्शन करते हैं, अपनी कमियों का बखान नहीं करते, अपनी कमजोरियों को नहीं कहते, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें, हम ये हम वो, हम इतने इंटेलिजेंट, हम इतने पढ़े लिखे, हम इतने बढ़िया, हम इतने रसूखदार, हम इतने लॉयल हैं, हम बड़े रॉयल हैं। कोई कहता है हम बेईमान हैं, हम महा झूठे हैं। कोई कहता है हम फ्रॉड हैं। कोई कहता है कि हम पैसा एक बार ले लें फिर उसका फोन दोबारा नहीं उठाते। कोई कहता है, कोई नहीं कहता। इसे ही मास्किंग कहा गया है। तो जब आप ज्योतिष में प्रैक्टिकली डील करेंगे तो संसार की असलियत आपके सामने आ जाए। फिर पता चलेगा कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठ के क्या कर रहा है। इवन जिन ग्रहों के बारे में पुस्तकों में भी अच्छा लिखा है, वो भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या और उसमें बुरा क्या है। तो फिर कहेंगे कि बस ये साहब ने जो सूत्र बताया था बढ़िया बताया था, बिल्कुल एक्यूरेट वही सूत्र है। बस ये है कि जो मेरे को 6 महीने बाद बताना था वो आज मैंने दूसरी क्लास में बता दिया। बस फर्क इतना ही है। मैं जल्दी फार्मूला बता देता हूँ, लोग घुमा घुमा के बताने की कोशिश करते हैं या बता ही नहीं पाते। मैंने सीधम सट एक बात कह दी, ये याद रख लो, आपके लिए गांठ बांध के रख लेना, इसमें कहीं कमी नहीं मिलेगी। ठीक है ना? यस। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ मेनका जी। हाँ जी, मेनका जी। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल भी अमित जी वाला ही था कि 6, 8, 12 में, पर मतलब मैं उसको दोहराऊंगी नहीं, मुझे आपकी बात तो समझ लगी, पर फिर भी कुछ अच्छाई तो होती होगी 6, 8, 12 मतलब ग्रहों में, राइट? यस और नो में मतलब आप अब मुझे। सूत्र समझ लो। ठीक है। ग्रह बुरे से बुरा, जिस ग्रह को आप सबसे बुरा मानते हो ओके। और जिसको सबसे बुरी जगह मानते हो, हम्म। वहां पर बिठा दो तो भी वो कुछ ना कुछ फायदा देगा। राइट। ठीक है। अब उल्टा ले लो, अच्छे से अच्छा ग्रह और अच्छी से अच्छी जगह, अच्छे से अच्छे ग्रह को अच्छी से अच्छी जगह बिठा दो तो भी वो साइड इफेक्ट देगा। ओके। ठीक है। ये दूसरा सूत्र याद रख लो। राइट। और सर अगर 1, 4, 7, 10 में पापी ग्रह आ जाएं तो वो फिर भी वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, जैसे आप कह मैंने रहे क्या हैं? कहा, ये तो रिपीटेड हो गया। ठीक है, मैंने समझ कहा गई। बुरे से बुरा और बुरे से बुरा स्थान पे बिठा दो तो भी कुछ ना कुछ फायदा करेगा। ओके। पर क्या, जब हम फायदे और नुकसान की बात करते हैं मेनका जी ज्योतिष में, तो एक हम आइडियल सिचुएशन रखते हैं और एक तरफ हमारे को रियल सिचुएशन रखते हैं। ओके। एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सुंदर है। अब उसकी घर वालों ने शादी की तो घर वालों ने कहा लड़का जो है बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेबल लड़का ढूंढेंगे जिसके पास रुपया पैसा घर परिवार स्ट्रांग हो। और हर माँ बाप का कर्तव्य है वो यही काम करता है। राइट। पर माँ बाप देखता है यार लड़का जो है ना थोड़ा सा जेठालाल टाइप है, पर परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं, लड़की राज करेगी, तो लड़की को समझा दिया जाता है।
और लड़की भी सोचती है हाँ भाई ठीक है, पैकेज भी बहुत अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है, शादी अल्टीमेटली हो जाती है, चाहे वो Right. सरकारी नौकरी का आदमी समझ करके, उच्च अधिकारी समझ के, या पैसे वाला समझ के, किसी भी तरह से शादी हो गई। अब बताइए मुझे, उस शादी के बारे में हम क्या कहें? क्या ये मैरिज अच्छी हुई या मैरिज बुरी हुई? सर अगर प्रैक्टिकलिटी देखी जाए तो ठीक हुई, पर अदरवाइज अगर मैचिंग देखी जाए शादी के लिहाज से तो फिर बुरी हुई। बुरी क्यों हुई? हमने एक आइडियल सिचुएशन लगाई कि राइट। लड़की सुंदर है, लड़की पढ़ी लिखी है, तो लड़का भी सुंदर होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, पैसे वाला भी होना चाहिए, पर नहीं मिल रहा भाई, यस। नहीं मिल रहा। तो हम आइडियल सिचुएशन के साथ अच्छा या बुरा ज्योतिष में कहते हैं। ओके। रियल सिचुएशन क्या मिली है तो हम एक आइडियल लगाते हैं। हम जब भी कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का तो उच्च स्थिति से करते हैं, ऊंचे लेवल से करेंगे। अगर आप मेरा कंपैरिजन करेंगे कि हमारे टीचर कैसे हैं, तो आप उस टीचर के साथ मुकाबला नहीं करोगे जो मेष राशि और वृष राशि और राशिफल बोल करके चला जाता है। आप कहेंगे यार हम तो कुछ एक्सपेक्टेशन अलग प्रकार की लेके आए हैं, हमें कुछ ऐसे सूत्र पता चलने चाहिए जो हमें और जगह से नहीं पता चल रहे, और हमें यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। राइट। एक आइडियल सिचुएशन, बट रियल सिचुएशन क्या होगी? वो तो जो मिलेगी वो होगी रियल सिचुएशन। तो जो ग्रह आपको दे रहा है, दैट्स कॉल्ड रियल सिचुएशन। बट आप जो सोच रहे हो वो आइडियल के साथ। वो एक आइडियल सिचुएशन है। जब आप बच्चे को पढ़ने स्कूल या कॉलेज में भेजते हैं तो हम मान के चलते हैं बच्चा 6 या 8 जो पीरियड लगेंगे, 6 घंटे जो लगेंगे, उसमें वो पढ़ाई पढ़ेगा, आवारागर्दी नहीं करेगा, सिगरेट नहीं पिएगा, दारू नहीं पिएगा, टीचर उसको संस्कार देगा, आप उसके बदले में फीस देते हो। आप एक आइडियल सिचुएशन मान करके स्कूल में भर्ती करा देते हो, बट रियल सिचुएशन क्या होगी? अब वो रियल सिचुएशन वो होगी जो उस बच्चे का ग्रेड डिसाइड करेगा। राइट। अगर उसकी शिक्षा का ग्रह बहुत अच्छा है तो बुरी से बुरे जगह पे भी वो बहुत अच्छा पढ़ जाएगा। क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे टॉपर नहीं होते हैं? क्या गरीब बच्चे टॉप नहीं करते? या अमीर बच्चे क्या फेल नहीं होते? सब कुछ होता है। आपकी कुंडली का बैठा हुआ ग्रह creates a real situation in your life. It shows the reality of life. बट हमारी एक आइडियल सिचुएशन है, पति पत्नी से और पत्नी पति से सेटिस्फाई क्यों नहीं? यस। ओनली वन प्रॉब्लम, आइडियल सिचुएशन एंड रियल सिचुएशन। लौंडा बड़ा हुआ है शाहरुख खान की फिल्में देख देख करके, लड़की भी बड़ी हुई है यही फिल्में देख देख करके। लड़की मान के चल रही है कि शादी के बाद शाहरुख खान की तरह प्यार करेगा, आमिर खान जैसा चिकना होगा। समस्या हो गई है, अब वो चीज मिल नहीं रही है। लड़का भी कह रहा है बस लड़की ऐसी होगी, मैं कहूँ कूद जाओ ऊपर से, लड़की कूद जाएगी। मैं कहूंगा मेरी माँ की सेवा करो, मैं तुरंत चरणों में लौट जाएगी। मेरा सिर दर्द होगा तो सर दबाएगी, पैर दुखे तो पैर दबाएगी, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं बोलेगी, मैं जो कहूंगा मान जाएगी। दैट्स एन आइडियल सिचुएशन लड़के के लिए। वो ख्वाब वो घोड़ी पे भी यही बैठा बैठा सोच रहा है कि अब तो जिंदगी बदलने वाली है, मजा ही मजा है। और लड़की भी यही सोच रही है कि अब मेरा अपना घर होगा जहां मेरी अपनी मर्जी चलेगी, जहां मेरी माँ की मर्जी नहीं, मेरे बाप की मर्जी नहीं, मेरे भाई की मर्जी नहीं, और जो आएगा उसको तो मैं अपने हिसाब से सुधार लूंगी ठोक पीट करके, और मेरा अपना एक अलग स्पेस होगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा।
और जैसे ही घर में एंटर करती है, थर्ड पार्टी एंट्रीज एक नहीं कई मिल जाती हैं उसको। सास भी है, ननद भी है, ससुर भी है, रिश्तेदार भी है, अड़ोसी भी है, पड़ोसी भी है, दोस्त भी है। ये तो गिनती बढ़ती जा रही है। ये पट्टा मेरी सुनी नहीं रहा, और दोनों में एक फाइट होती है एक दूसरे को कंट्रोल करने की। Who will be the controller and creates fight, 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 fight। पति पत्नी का एक ही झगड़ा है। वो कहता है मेरे काबू में आ जाए, वो कहते मेरे काबू में आ जाए। एक दूसरे को काबू करने का ही झगड़ा है बस, और थोड़ी झगड़ा है। किसके घर में रोटियां नहीं मिल रही 3 वक्त की, फिर भी जूत 90% से ज्यादा घरों में बज रहे हैं। रोटियां 100% लोगों के घरों में मिल रही है, जूत 90% के बज रहे हैं। इसका मतलब लड़ाई किस चीज की चल रही है? लड़ाई तो इसी चीज की चल रही है। अभी जिसकी लड़ाई चल रही है वो कुंडली में पता लग रहा है। कुंडली का शुक्र ग्रह डिसाइड कर रहा है कि किसके घर में शादी के बाद खुशियां हैं और किसके घर में खुशियां नहीं है। बट आइडियल सिचुएशन क्या हो गई? अब शुक्र को बिठा दो छठे घर में, जोशी तुरंत उचक के कहेगा अरे रे रे तो गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। कहीं को गड़बड़ हो गया भाई? छठे घर में, छठे घर में जिसका शुक्र होगा उसका बृहस्पति नहीं मानता हूं मैरिज लाइफ गड़बड़ हो जाएगी, पर उससे लोग ईर्ष्या बहुत करेंगे, कई मायनों में ईर्ष्या करेंगे। क्यों? उसके अंदर कोई ना कोई भगवान ने ऐसा गुण दे रखा होगा जिसके कारण महिलाएं भी उसकी प्रति बड़ी आकर्षित होंगी, बेशक उसका खुद का घर बर्बाद हो। और सर अगर यही शुक्र हम 8th हाउस में बिठा दे तो? अब यही शुक्र को अष्टम भाव में बिठा दो, कहानी पलट जाएगी। यहाँ क्या वो एंजॉय कर रहा है? बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहा। जो ख्वाबों में देखा था वो तो आया ही नहीं, जो सोचा था वो तो मिला ही नहीं, मिली कोई और गया। क्योंकि शुक्र तो कहाँ चला गया? अंधेरे कमरे में। जैसे ही शादी हुई या तो अंधेरा ही अंधेरा हो गया। अरे भाई क्या हो गया? होना था क्या हो गया? क्या जिंदगी में जो सोचा था बिल्कुल अपोजिट हो गया। शुक्र हो गया। अब इसको सीन को पलटते हैं, अब इसको मैरिज को पलट देते हैं। अब हम मैरिज नहीं देखते, शुक्र 8वें में बैठा है, हम कहते हैं हम मनी देखेंगे। किताब क्या कहती है? फटी पैंट में भी हाथ डाल देगा तो पैसे निकल रहे। मतलब पैसे की कोई कमी नहीं होती। राइट। वो इंसान लास्ट चवन्नी अपनी बचा के रखता है। जब वो कह देगा ना घर में मेरे 1 रुपया नहीं है, तो समझ लें 1,00,000-2,00,000 रुपया भी उसने रख रखा कहीं ना कहीं छिपा। पैसे की कमी नहीं होती इन लोगों के पास। कमाने के तो भूत होते हैं, ये लगे रहेंगे कमाने में। पैसा ना हो तो इनको टेंशन डिप्रेशन हो जाएगा, और भगवान देता भी बहुत है। जिसका शुक्र अष्टम में, पैसे की कोई कमी नहीं। पैसा तो इस जेब में हाथ डालेगा इधर से मिलेगा, इधर जेब में डालेगा यहाँ से मिलेगा, उधर डालेगा। अष्टम शुक्र वाले के पास पैसे की कमी नहीं मिलेगी। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हम देख क्या रहे हैं। अगर हम मैरिज लाइफ देख रहे हैं तो जो सोचा था वो तो मिला ही नहीं, जिसे ख्वाबों में पाला था वो तो आया ही नहीं, यहाँ तो कोई और ही मिल गया। अगर पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो वाह वाह मौज हो गई। तो जो और नहीं कर पा रहे वो तो हम कर पा रहे हैं। कौन सा सुख नहीं है घर के अंदर? कौन से सुख साधन की चीज नहीं है घर के अंदर? तो शुक्र की हर चीज मिल जाएगी उसको अपने घर में, एसी से लेकर के और बढ़िया डल्लप के गद्दे तक। जो चाहेगा वो चीज वो अपने घर में ले आए। तो ज्योतिष दृष्टिकोण का खेल है। इसलिए एट ए मोमेंट पे आप ढूंढ क्या रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि रट्टा मार लो कि 8वें में शुक्र हो गया तो ये हो जाए। अरे भाई देख क्या रहे हो 8वें के शुक्र से?
मैरिज लाइफ देखोगे तो तकलीफ मिलेगी, पैसा देखोगे तो खुशी मिलेगी। ये लो हो गया मामला, जो सूत्र बताया था वही सेट हो गया। अब उसमें कमी भी आ गई। 8वां शुक्र जो है वो व्यक्ति खुद भोग नहीं कर पाता, कमाता खूब है, खुद एंजॉय नहीं कर पाता, बच्चों के लिए छोड़ दे, जीवन साथी के लिए छोड़, खुद एंजॉय नहीं करता। चाहे ऐसे आदमी का कितनी लग्जरी गाड़ी हो, कितना कुछ हो, मौका ही नहीं, टाइम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं पट्टे के पास, लगा पड़ा सुबह से लेके शाम तक। कर लो क्या करोगे आप। इस कोर्स में डिटेल में आएगा, आप देखिए जो सूत्र बता रहा हूं एक्यूरेट, चिंता मत कीजिए। 18 साल का अनुभव। थैंक यू हाँ, सो मच जल्दी जल्दी बताऊंगा सूत्र बड़े मुझे अपने इम्पोर्टेंट, जो आपको 6 महीने के कोर्स में नहीं सीखे वो अब सीख जाओगे। धन्यवाद सर। हाँ, किरण खुराना जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर एक तो आपने 11th हाउस नहीं क्लियर किया, वो मिस हो गया। खुराना जी ये मत देखो कि मैंने क्या क्लियर नहीं किया, ये देखो कि मैंने क्या क्लियर किया। ओके। पॉजिटिविटी अच्छा है। ठीक मैंने है। छोड़ा है दूसरा भाव, तीसरा भाव, 5वां भाव, 11वां भाव, ये हम अगली बार करेंगे, क्योंकि ओके आज मैं नहीं कर सकता था, फिर आपके क्वेश्चन नहीं ले पाता मैं। ठीक ठीक है है ना। एक सर आपने बार बार वेदांत वर्ड बोला है। वेदांग का मतलब है वेद। ओके। वेद, जो 4 वेद हैं हमारे। हाँ। हाँ जी, 4 वेद हैं, 18 पुराण है, 108 उपनिषद हैं। वेद के ही अंग हैं सारे। ज्योतिष को ही वेदांग कहा गया है। ज्योतिष भी वेद का ही अंग है, यानी कि वेद से आया है। ज्योतिष को वेद के चक्षु कहा है, यानी कि ज्योतिष वेद की आंख है। वेद इस संसार को देखता है आंखों से। वो आंखें जो देख रही हैं संसार को, वो उसी का नाम ज्योतिष है, इसीलिए वेदांग। वेदांत। इसलिए किस्मत वाले सीखते हैं ज्योतिष। अच्छा सर एक बार बताइए कि जैसे एक पर्सन सामने बैठा है वो एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन कर रहा है और मैं सामने बैठी हूँ लाल किताब से कर रही हूँ, इज दैट सेम प्रिडिक्शन? किसी थर्ड वन की जो होगी वो बिल्कुल मतलब मोस्ट प्रोबब्ली उसकी प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशन वही होते हैं सेम? कोई अंतर ही नहीं है खुराना जी, कोई अंतर ही नहीं है। फिर आपने कहा कि जैसे वैदिक में सन से देखते हैं, लाल किताब में जुपिटर से देखते हैं। तो देखने का तरीका है, फिर क्या होगा। अच्छा, प्लेसमेंट एंड बाकी सब कुछ वही है, हाउस में बेसिक जिसमें बैठा है चीजें वो वही है। वहां गुरु से शुरुआत कर दी, वहां सूर्य से शुरुआत कर दी, फिर क्या है। ऐसा थोड़ी उन्होंने सूर्य हटा दिया, हाँ जी। ऐसा थोड़ी जो लाल किताब ने सूरज हटा दिया या वैदिक ने गुरु हटा दिया। हटाया किसी ने कुछ नहीं है, किसी ने नंबर 1 किसी को कर दिया, किसी ने नंबर 2 किसी को कर दिया, फर्क इतना ही है। लेकिन जब आप वेल्थ मास्टरी कर रहे थे उसमें आप जैसे अभी भी आज मेष से शुरू करते हैं तो पहले हाउस में वो राशि बिठा दी, फिर हम उसकी प्लेसमेंट लेके चलते हैं। जैसे आपने उसमें बताया था इंद्र बिंदु बताया था, इंद्र स्थान, फिर उसमें उसको प्लेसमेंट ऊपर कर दी नहीं, थी। वो इंदु लगन बताया था, दैट्स हाँ डिफरेंट। वो एक टेक्निक है ना। वो उन लोगों के लिए थी जो पहले से ज्योतिष में काफी हद तक सीख चुके थे। जी। ठीक है, हमें उस चीज का आइडिया नहीं था कि इतने स्टूडेंट आएंगे। हम अपने एस्ट्रो पाठशाला के लिए ही उसको लेके आए थे, तो कुछ लोगों की डिमांड थी। ठीक है ना, तो वो पहले आपको सीखना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेप से सीख रहे हैं, तो आपको अब यहाँ का याद रखना, भूल जाओ वहाँ का, उसको बाद में समझ में आएगा। चलिए सुभाष जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, जैसे रिपीट जैसे क्वेश्चन आपने आप पूछिएगा कोई भी, है ना, रिपीटेड मत हाँ पूछिएगा। जैसे सर कुंडली में जो वैदिक ज्योतिष है या कुंडली ये है लाल किताब है, तो उसी तरह से ही भाव घर जो आपने बताया देखना है तो दूसरी तरफ से। बिल्कुल वैसा वैसे ही है सुभाष जी, सिर्फ क्या है लैंग्वेज का फर्क है। लैंग्वेज का फर्क है और टेक्निक का फर्क है। लाल किताब में बहुत सारी चीजें आसान है एज कंपेयर टू वैदिक ज्योतिष, बस।
दूसरा बड़ा confusion अंतर हो- आएगा जब आप रेमेडीज करेंगे, तो रेमेडीज थोड़ा इजी है लाल किताब की। जी, नहीं कंफ्यूजन हो रहा था, जैसे आपने बता रहे थे, जैसे तो मतलब देखना है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से लगन कुंडली जो निकलेगी उसी के हिसाब से ही देखना, हाँ, लेकिन मैं लाल किताब अभी में। अगले शनिवार को मैं आपको लाल किताब से कुंडली बनाना भी सिखाऊंगा, तो अच्छा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी कुंडली सामने रखेंगे और फिर लाल किताब से बना के दिखाएंगे आपको। बिल्कुल कंसर्न, देखो एक दो क्लास में जो बिल्कुल नए हैं उनको नहीं समझ में आएगा, आप समझिए बात पे ना। अभी थोड़ा सा तो जी आपको मुझे भी मौका देना पड़ेगा, खुद को भी मौका देना पड़ेगा, अभी कम से कम 8-10 क्लास तो। जी, हाँ नरेश जी, बस अभी तो थैंक इतना यू। भर करो, जो मिल रहा है उसको लिखते जाओ, नोट करते जाओ, दिमाग में डालते जी सर जी। जाओ। हाँ जी, सर नमस्कार, गुड इवनिंग सर। हाँ हेलो बताइए। हाँ बताइए सर, नरेश। एक मैं सप्तम भाव शायद चूक गया हूँ, तो सप्तम भाव के बारे में सर आपने क्या बताया था? मैंने कुछ नहीं बताया नरेश जी सप्तम भाव के बारे में, आज बताया ही नहीं, तो टेंशन मत अच्छा लो। ओके, ठीक है, ओके ओके, धन्यवाद सर। हाँ प्रमोद जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसे आपने बताया पूर्व जन्म की जो राशियां हमारी कुंडली में होती हैं, हाँ तो जैसे जैसे लाल किताब में तो मेष राशि शुरू होती है, वैदिक में जी 2 3 4 ऐसे शुरू होते हैं, तो उसको जी, कैसे समझा जाएगा? और वो एक मैं क्वेश्चन। समझाऊंगा। अच्छा प्रमोद जी अच्छा, मैंने कहा ना मैं शनिवार को समझाऊंगा। ठीक है। और सर आज जो तो आपने ये समझना है कि ये जो राशि है हाँ जी, ये हमारे कर्मों को रिकॉर्ड करके बैठी है। तो ये अच्छा समझाने का मतलब था कि जब आप डेप्थ में जाएंगे ज्योतिष में, तो हाँ आप जी, उस राशि से समझ पाए इसमें कौन सा कर्म रिकॉर्ड है, ઓલ્ડ સ્કૂલમાં જાવ હોય તો ઓલ્ડ સ્કૂલમાં ताकि आपको समझ में आ जाएगा સેન્ડવિચ कि ખાવી હોય તો સેન્ડવિચ પણ તમારી ઈચ્છા નીચે ये चीज है। हाँ कुमुद जी। प्रमोद जी म्यूट हो गए आप। हाँ सर। सर बुक्स वगैरह का कैसे रहेगा? जैसे आप सिलेबस नोट करना पड़ेगा, नोट से? देखो मैं तो कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, अच्छा नंबर 1 बात। ठीक है। नंबर 2 बात, मेरी तरफ से पूरी छूट है, कोई बुक पढ़ो। अच्छा अच्छा मेरे अगर वीडियोस को लेकर के केवल नोट्स बनाते चले जाते हो तो वो भी सफिशिएंट है आपके लिए। अच्छा हमारी अच्छा, तरफ से कोई रिकमेंडेड बुक नहीं है। हाँ, बड़ी बड़ी जो लाल किताबें हैं मैं कहूंगा अभी ना परचेज करें, क्योंकि लाएंगे और आप उसे अलमारी में सजा के रख दोगे, समझ में नहीं आएगी। जी सर। तो उसकी लैंग्वेज देखनी है तो मैं उसकी फोटो खींच के भेज देता हूँ, समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज टफ हाँ जी, है। बस चलिए यही था सर। थैंक यू सर। अनुज जी। कुमुद जी म्यूट कर ली, अनम्यूट कर लीजिए। ओ सॉरी सॉरी सर। सर नमस्कार सर। सर मैं नमस्कार। ये पूछ रही थी कि जैसे कि आपने बताया 6, 8 एंड 12 हाउस ये ठीक नहीं होते, तो सर अगर इसमें कोई जैसे पाप ग्रह बैठ जाते हैं, केतु, राहु, शनि, हाँ 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 तो उनका जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसके, तो वो जी। कम हो जाएंगे? नहीं नहीं, वो आगे करेंगे, अब भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल का हो गया, सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा राइट सर, राइट सर। हाँ नीरज महेश्वरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आपने जैसे बताया था कि जो राशियां हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कर्मों को रिकॉर्ड करती हैं, और राशियां हैं तो उनके जो प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स डेफिनेटली जो इस जन्म में जो भी चार्ट बनेगा उसमें वो अच्छी पोजीशन में नहीं होंगे अगर हमने उनको कोरिलेट करें बैड कर्मा से। अगर वो बैड कर्मा हुए हैं और वो रिकॉर्डेड हैं तो वो प्लैनेट्स आके इस जन्म में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इंडिविजुअल के चार्ट में। जी तो ये कहना और ये कंक्लूड करना ठीक होगा कि ये जो परेशानी आएंगी, ये अगर ज्यादा परेशानी है तो ये सारे जो ग्रह हैं या प्लैनेट्स हैं ये 6, 8, 12 भाव में रिफ्लेक्ट होंगे, या फिर कुछ और सिनारियो भी बन सकता है? और सिनेरियो भी बन सकता है नीरज जी, और 6, 8, 12 तो कंफर्म हो जाता है।
6, 8, 12 का मतलब ही ये है कि डेट इज ए कंफर्म्ड केस। जैसे ना पहले डॉक्टर के पास जाते हैं तो लक्षण होते हैं, तो डॉक्टर अंदाजा लगाता है यार इसका तो ये लक्षण आ रहा है, तो इसका मतलब ये चीज होगी। जैसे कि सपोज करो, क्या आपको बताऊं, जैसे कोई आदमी कहता है पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के दिमाग में 2-3 बात जाती है। वो कहता है या तो गैस बन रही है, या खाया पिया नहीं पच रहा, समझ रहे हो बात है? तो वो सबसे पहले उसी की मेडिसिन दे देता है। वो कभी नहीं कहता यार एक काम कर तू पूरा जांच करवा पेट की, वो कौन सी जांच होती है जो स्कैन करवाते हैं, तो कभी नहीं कहता वो पहले 2-3 दिन की दवा दे के देखेगा, दवा हो दे दी तो ठीक है कंफर्म। चौथे दिन फिर आदमी आ जाता, नहीं जी दर्द खत्म नहीं हुआ। वो कहता भाई अब तो टेस्ट पे टेस्ट लिखो, सारे करो, कहीं पता नहीं क्या आफत आई पड़ी है। जब टेस्ट की रिपोर्ट सामने आ जाती है तो डॉक्टर कहता है डेट इज ए कंफर्म केस की फला बीमारी है, फिर वो उसका इलाज करता है। तो जो 6, 8, 12 में ग्रह आ गया तो वो कंफर्म केस है, ये तो पास्ट लाइफ का डिप है। तो इसी से जुड़ा हुआ और सवाल है, हो सकता है शायद ये आप आगे कवर करें। तो ये जो 6, 8, 12 के जो प्लैनेट्स आए हैं और ये जो परेशानियां देते हैं, क्या ये परेशानियां सिर्फ दशा चलेंगी तभी एक्सपीरियंस किया ऑल द टाइम, और मतलब राइट फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ? कुछ नीरज जी ऑल द टाइम चलती हैं जी, कुछ चीजें दशा आने पर चलती हैं। जी, शुक्र अष्टम में चला गया, जीवन साथी मिल गया, और वो जैसा भी मिला है वो तो ऑल टाइम चलना है, उन्हें तो रोज रोज तंग करना है या रोज रोज खुशी देनी है, तो डिसाइड हो गया ना। जी, दशा आने पे थोड़ा ज्यादा करेगा, फर्क है। जी, किसी का बृहस्पति 8वें में चला गया, पैसे की मौज है, लड़का बात नहीं सुन रहा है। अब लड़का तो आ गया ना, और बात नहीं सुन रहा, ये एक घटना थोड़ी है, वो तो हर तीसरे दिन नहीं सुनता बात। अब दशा कुछ की कुछ चल रही है, पर लड़का तो बात ही नहीं सुन रहा है, चलती रहो कोई भी दशा। तो कुछ चीजें लॉन्ग टर्म चलती रहती हैं, बिना दशा के वो मोहताज नहीं होती हैं, कुछ चीजें दशा के अधीन होती हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे आपको पता लगेगा जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा। नहीं, ये बड़ी सिंपल चीजें अभी नहीं आया ना। आप प्रिया जी? प्रणाम सर। सर आप एक बार मीन राशि को फिर से समझाएंगे किसी एग्जांपल के साथ? आपने 50-50 बताया, 50 गुड 50, सर एग्जांपल देंगे प्लीज। 50% इसमें तमस है, तामसिकता। तामसिकता का मतलब है बुरे चीजें। 50% इसमें अध्यात्म घुसा पड़ा है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर मीन राशि का है तो उसमें जितने अच्छे गुण हैं उतने ही ज्यादा चांस हैं कि उसमें बुरे भी हो सकते। या दूसरा रीजन, मीन राशि का व्यक्ति ना तो 100% अध्यात्म की तरफ जा पाता है, ना ही 100% संसार की तरफ जा पाता है। वो जैसे ही संन्यास की तरफ दौड़ता है उसको संसार याद आता है, और संसार की तरफ दौड़ता है तो उसे भगवान याद आता है। दैट्स ए मीन राशि। इसलिए वैदिक ज्योतिष में इसको ड्यूअल नेचर साइन बोला है, ड्यूअल साइन जोडिएक साइन, कि द्विस्वभाव है, किसके स्वभाव दो तरह के हैं। इसीलिए इसमें 50% काला रंग है, 50% सफेद रंग है। इसको वैदिक ज्योतिष में कैसे दिखाया गया? 2 मछलियों के द्वारा, एक मछली काली है, एक मछली सफेद है। थैंक यू सर। हाँ सुनीता शर्मा जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। अब भी आप बता रहे थे कि 6 भाव में शुक्र चला जाएगा तो उसका दाम्पत्य जीवन खराब होगी। ऐसा अभी मानना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं, बोल कंक्रीट बाद में कराऊंगा। मैंने अभी इतना कहा है कि 6, 8वें 12वें में जो भी ग्रह जाएगा उसमें कुछ कमी आ जाएगी। अच्छा, तो ये वही इसीलिए मानना कि मैरिज लाइफ टोटल खराब हो जाएगी। अच्छा। क्लास में कही गई ऐसी सूचना है 100% सत्य नहीं होती।
अभी बदलेंगे। ठीक कोई ठीक है। टेंशन में आ जाए काम का ही है। नहीं नहीं, टेंशन की बात नहीं है। असल में क्या है ना कि हमारे हस्बैंड के कुंडली में 6 भाव में शुक्र है, लेकिन हाँ हमारी दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छी चल रही है, तो इसीलिए इसलिए मैंने मुझे कहा डाउट हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि अभी अभी इस सूचना को पूरी तरह सत्य नहीं मानना है। तो इसलिए मुझे वो सोची कि आप बताए, लेकिन हमारी तो ऐसी कोई बात है नहीं, तो इसलिए मैं पूछी। थैंक यू मैंने सर। अच्छी बात भी बताई थी सुनीता जी, आपने ध्यान से नहीं सुनी। छठे के क्या? शुक्र की मैंने अच्छी बात भी बताई थी, अब वो वीडियो में सुनना। ठीक है सर। हाँ भरत जी, भरत जी। आवाज हाँ आ जी रहा है? हाँ जी हाँ जी। कल के लिए तो सबसे पहले आपके श्री चरणों में गुरु प्रणाम, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है। बहुत और बहुत सबसे बड़ा, आशीर्वाद। क्योंकि हम लोग कल अपना क्लास नहीं है ना, पर फिर जी परसों जी मंगलवार है, बराबर। जी जी। और दूसरा चीज क्या है कि अभी अपना कोई वास्तु रिलेटेड कोई स्पेशल कोर्स चल रहा है सर? अपने ऐप में है भरत जी। अब नहीं चालू होने वाला है सर? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा अच्छा, क्योंकि पुराना वीडियो तो मैंने एक दो देखा आपने कि बहुत अच्छा कुछ आ रहा है, दोनों वीडियो मैंने देखा आपका, जी तो लगा कि इसमें नया चालू हो रहा है तो कुछ इसमें एंटर करेंगे, जी तो जी इसके लिए सोचा। बाकी तो ठीक है, आप जो पढ़ा रहे हैं वो तो इसके लिए क्या है कि बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है। और वो जी भगवत गीता का जो अंतिम श्लोक है 700वां श्लोक, जब भी अर्जुन खुद खड़ा होके बोलता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। बहुत जी बढ़िया, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं उसकी जो बोलते हैं कि संशय, हमेशा किसी भी बात का संशय से ही शुरुआत होती है। महाभारत की भी होती है, जी अंत भी नष्टो मोह से होती है। तो जहाँ जी भी होता है तो बोलता है ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, और जी सर्वप्रथम इस तरह का आपका जो आप ज्ञान दे रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ ही है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि आप जो दे रहे हैं वो एक्चुअली गुरु की जो परिभाषा होती है कि वो सीमा नहीं होती, असीम, असीम बोलते हैं उसको। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए चरण स्पर्श। और कुछ बहुत प्रश्न बहुत है? हृदय से आशीर्वाद। आप लोगों धन्यवाद। को आज ही आशीर्वाद, कल गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद। दिल से धन्यवाद। चाहता हूँ परमेश्वर करे आप लोग बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य बने, और उससे भी जरूरी बात है बहुत अच्छे इंसान बने। अच्छा, मैंने तो सोचा ही है सर जी, सर जी, जी हेलो, मैंने तो सोचा ही है कि कुछ आपके द्वारा ही दिया हुआ ज्ञान औरों को भी मैं बांट सकूं, कुछ जरूर। चालू कर सकूं, नया क्लास आपके हिसाब से आप जैसा मार्गदर्शन दे, जी ऐसी मेरी सोच है। तो इसके जरूर। लिए क्या करना चाहिए, आपका आप मार्गदर्शन कल जरूरी स्टाफ से रहेगा। बात कीजिएगा, और मैं हम्म। हरे को खुल के कहता हूँ, अगर आप में ज्योतिष से संबंधित आप कोई चीज अच्छी डेवलप करते हैं तो एस्ट्रो पाठशाला एक प्लेटफॉर्म देती है। प्रतापशील जी को, जिन्होंने प्रतापशील जी से पढ़ा है, वो मेरे स्टूडेंट हैं। उनको बिल्कुल शुरुआत से मैंने सिखाया है, आज वो टीचर है। अच्छा तो अच्छा। उर्मी गुप्ता जी, वो मेरी टीचर, वो मेरी जो है स्टूडेंट हैं। पूरी लाइन है। अच्छा एक अच्छा। नेहा जी हैं, मेरी स्टूडेंट हैं। रत्नापुरी जी मेरी स्टूडेंट हैं। मतलब बहुत, प्रदीप दलेला जी मेरे स्टूडेंट हैं। आज वो केपी सिखा रहे हैं। तो एस्ट्रो पाठशाला बाहर से टीचर नहीं लेके आती, अपने ही स्टूडेंट को डेवलप करती है और अपने स्टूडेंट को ही प्लेटफॉर्म देती है। अच्छा इवन अच्छा। हम कहते हैं कि आपको, अगर अभी आपका कोई सब्जेक्ट मजबूत है, कोई टॉपिक मजबूत है, तो आप इंटरव्यू दीजिए, एस्ट्रो नहीं नहीं, पाठशाला में हम करेंगे। एक्चुअली आपने जो भी बोला था ना बीच में कि आपको कोई इंटरेस्ट है तो आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर बोल सकते हैं, जी 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 तो उसी वक्त मैं भी सोच रहा था कि ऐसे आपके अभी गुरु पूर्णिमा भी आने वाली थी, तो मैं बोला क्यों ना गुरु से ही शुरुआत हो जाए, क्योंकि हाँ किस्मत का बिल्कुल ग्रह भी वही है। तो बिल्कुल। फिर बाद में कुछ आगे नहीं बढ़ा, मैं बोला क्या कुछ अटक गया कि कुछ बात वहां नहीं पहुंची, मैं बोला नहीं नहीं, हाँ। होता क्या है कि मेरे पास है ना पर्सनल कंसल्टेशन का टाइम, मतलब बहुत ज्यादा मुझे वो होता है। अच्छा और अच्छा। तो कई बार बात आ जाती है मेरे सामने, तो मैंने उनको ओके कर दिया था। स्टूडेंट्स के लिए मैं कभी मना नहीं करता। अच्छा 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 अच्छा। हमारा एस्ट्रो पाठशाला का कोई स्टूडेंट है, मैं उसके लिए कभी मना नहीं करता हूँ। हम उसको सहयोग करते हैं, जिस लेवल पे वो जाना चाहता है हम उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं।
जरूर जरूर जरूर। तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहता है, कुछ चलिए डायरेक्ट आप बात कर लीजिएगा, आप इंटरव्यू देना शुरू कीजिएगा, वो बता देंगे पूरा प्रोसेस आपको, है ना। उन्हें बताइए, जरूर खुल जरूर करके बात कीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पे करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ज्योतिष में क्या करना चाहता हूँ, है ना। बराबर तो वो सब चीजें आप उनको बताइए, तो वो पूरा डायरी बना लेते, नोट कर लेते हैं, फिर अच्छा उसके अच्छा हिसाब से प्लान बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके सर जी, नमस्कार। ओके, धन्यवाद। चलिए आज काफी लेट हो गया, आप लोगों को 9 बज गए। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं व्हाट्सएप पर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।